हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी लॉ, जिसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और सेकंड चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में एक पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज शुरू किया था। ठीक है, इस पार्ट में हम जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज पढ़ रहे थे उसमें कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है और एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे रिमेनिंग क्लासिफिकेशंस हैं, जो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम अपना चैप्टर शुरू करने से पहले अपने कोर्सेज़ के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप बीकॉम या एमकॉम का एंट्रेंस देना चाहते हैं इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप कोई भी एंट्रेंस देने जा रहे हो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का, या आपके सेमेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी लॉ एज अ सब्जेक्ट आपका है सेमेस्टर में, और ख़ास करके MG KVP के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको रेफ़र कर सकते हैं अपने सेमेस्टर्स की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ कंपनी। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि कैसे प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या प्रोविज़न्स करने होते हैं। तो बोला गया है कि जो प्राइवेट कंपनी है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मे बिकम अ पब्लिक कंपनी आइदर बाय डिफ़ॉल्ट चॉइस। ठीक है, तो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो डिफ़ॉल्ट से हो सकता है, एक फिर अपनी चॉइस से बन सकती है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई डिफ़ॉल्ट कर देती है, जैसे जो कंडीशंस उसके ऊपर कंप्लाई होती हैं, जैसे कि 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए तो उसको प्राइवेट पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स और इन्वाइटिंग पब्लिक टू परचेज, या फिर वो अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को इन्वाइट कर रहा है, मतलब अपने शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर रहा है परचेज करने के लिए, तो भी उसने क्या किया, अपनी कंडीशंस जो उसे कंप्लाई करनी चाहिए थी उसका डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इट सीजेस टू बी अ प्राइवेट कंपनी। तब वो अब प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी, उसको पब्लिक कंपनी के जैसे ट्रीट किया जाएगा। इट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस कन्फर्ड ऑन प्राइवेट कंपनीज अंडर द एक्ट। तो अभी हमने पिछले वीडियो में ही प्रिविलेजेस पढ़ी हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। तो जो प्राइवेट कंपनी के पास प्रिविलेजेस होते हैं वो उसको नहीं एंटाइटल्ड होंगे, अब वो उनका फ़ायदा नहीं ले सकती है। हाउएवर अगर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चाहती है, मतलब सेटिस्फाई है नॉन कंप्लायंस से, जैसे हो सकता है कि एकदम से आपके 200 से 201 मेंबर हो गए हों और फिर एक मेंबर छोड़ के चला गया हो, ऐसा हो जाता है। तो अगर एक्सीडेंटल है और ड्यू टू इन एडवर्टेंस अगर हम नहीं उस चीज़ को टाल पाए और अदर सफिशिएंट कोई कॉज अगर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को लगती है, तो वो इस कॉन्सिक्वेंसेस से उसको रिलीफ भी दे सकता है। यानी फिर से वो जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी, इसको पब्लिक कंपनी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इट में ऑल्सो ग्रांट रिलीफ ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, यानी किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ कोई बायसनेस नहीं की जाएगी, जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स पे ही उसको रिलीफ दिया जाएगा। वाइल ग्रांटिंग रिलीफ इट में इम्पोज सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज सीम टू इट जस्ट एंड इक्विटेबल। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे उसको छूट भी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये था डिफ़ॉल्ट की, जैसे मेंबर्स बढ़ गया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केस में हो गया, या फिर आप अपने शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर रहे हो पब्लिक को, तो उस केस में आपको प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बना दिया जाएगा, या फिर आप नहीं भी बन सकते हो। ठीक है, इसके बाद है बाय चॉइस और पॉल्यूशन। अगर आप खुद से, जो प्राइवेट कंपनी है वो खुद से बनना चाहती है पब्लिक कंपनी, तब क्या है, व्हेन इट इज़ डिजायर्ड टू कन्वर्ट अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी इट कैन बी डन बाय अल्टरिंग द आर्टिकल टू दिस इफेक्ट। तो आपको पता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको अल्टरेशन करना होगा, उसमें जो भी चीज़ें लिखी, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के हिसाब से लिखी होंगी, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आपको रिमूव करनी होंगी जो प्राइवेट कंपनी पे, जैसे कि 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं डायरेक्टर्स के केस में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा।
सॉरी 42 जो पेज नंबर है वो यहाँ है, ठीक है। और ये भी ज़रूरी हो जाता है कंपनी को कि वो अपनी पेड अप शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करे। अगर उसको इंक्रीज़ करना है तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा, जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको ऐसा नहीं करना पड़ता है। अगेन नेसेसरी चेंजेस जो भी आर्टिकल्स में आपको मतलब पब्लिक कंपनी की नीड के हिसाब से सूट करते हैं वो करने पड़ेंगे। प्रोविजंस रिगार्डिंग जनरल मीटिंग, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, एनुअल अकाउंट्स, ऑडिट, इन सब से रिलेटेड प्रोविजंस भी आपको डालने पड़ेंगे आर्टिकल्स में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये यूजुअल है कि आपको एक नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बना पाते हो तो टेबल ए जो है उस केस में आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2000 पहले टेबल एफ होता था, ठीक है, और जो 2013 वाला एक्ट आया अब टेबल ए आपको रेफर करना पड़ेगा अगर आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो पब्लिक कंपनी में, तो जब आप अपने आर्टिकल को ऑल्टर कर रहे हो उस ऑल्टरेशन के 15 दिन के अंदर में ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। एक तो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसमें आप आर्टिकल को चेंज कर रहे हो, अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ अल्टर्ड और न्यू आर्टिकल। तो अल्टर्ड या न्यू आर्टिकल की कॉपी देनी होगी। प्रॉस्पेक्टस अब आप इशू करोगे क्योंकि आप पब्लिक कंपनी हो गए हो। इसके साथ साथ जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपने पास किया है अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, उसकी भी कॉपी देनी होगी। कन्वर्जन के बाद से कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी, जितने भी उसके प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस हैं वो उससे छीन लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि स्पेसिमेन ऑफ रेजोल्यूशन फॉर कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैसे लिखा जाएगा। रिजॉल्व दैट ये कंपनी लिमिटेड बी and is hereby converted into is limited a public company. The article of association be also altered accordingly as follows। और यहाँ पर डिटेल्स दे दी जाएगी, तो ये रिजोल्यूशन निकाल दिया जाता है। इसके बाद बात की गई कि पब्लिक कंपनी कैसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके लिए बहुत आसान है, वही इसको क्या करना होगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा अपने आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए, जैसे प्राइवेट कंपनी ने में किया था। तो ये क्या है, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकती अपने शेयर्स, जो मेंबर्स हैं वो भी लिमिट हो जाएंगे 200 तक। इसमें जो ये 200 मेंबर्स होंगे ये एक्सक्लूडिंग रहेंगे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिन्होंने ऑलरेडी शेयर्स खरीद रखे हैं, और जो हमारे पिछले एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी भी कंपनी के मेंबर्स हैं, उनको एक्सक्लूड करके 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। यानी अगर ये टोटल मिला के, ये दोनों मिला के 50 हैं तो 250 मेंबर्स टोटल हमारी कंपनी के हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी और टू मेक डिपॉजिट। तो ये बोला गया कि अब जनरल पब्लिक को भी ये कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती, क्योंकि अब पब्लिक से ये क्या बन चुकी है, प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, ठीक है। फिर आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा क्योंकि आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हो। तो इस अप्रूवल के बाद इसको भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फाइल करने पड़ते हैं 15 दिन के अंदर में, जब से आपको परमिशन मतलब जब से आपने अपने आर्टिकल को ऑल्टर किया है उस परमिशन को लेने के लिए। तो वही स्पेशल रेजोल्यूशन जो आपने पास किया है अपने आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए, एक प्रिंटेड कॉपी आर्टिकल जो आपने अल्टर किया है या न्यू आर्टिकल बनाया है, अ कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर ग्रांटिंग अप्रूवल टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। तो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आपको मिला हुआ है उस ऑर्डर की भी एक कॉपी आपको लगानी होगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ, तब से आप पब्लिक से प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है। तो ये था कन्वर्जन पब्लिक का प्राइवेट में, प्राइवेट का पब्लिक में। ये सारे पॉइंट बहुत इजी हैं, आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो आपको पता है कि ओनरशिप के बेसिस पे 2 तरीके की कंपनीज होती हैं ब्रॉडली, जो 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है गवर्नमेंट कंपनी का, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। नॉन गवर्नमेंट कंपनी बहुत ईजी है, जो भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। गवर्नमेंट कंपनी जान लेते हैं कि हम किसको कहते हैं। जब हम इसका ओवरव्यू ले रहे थे तो हमने देख लिया था कि गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसका मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय द सेंट्रल और स्टेट, कोई भी हो सकती है, ठीक। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ऐसा, और सब्सिडियरी कंपनी भी हो सकती है जो कि गवर्नमेंट कंपनी हो, ठीक है।
वो भी इनके शेयर्स में मतलब सब्सक्राइब कर सकती है। द कंपनीज एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू सच कंपनीज, तो जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, लेकिन उस कंपनीज एक्ट को जो गवर्नमेंट कंपनी है वो मॉडिफाई कर सकती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो कि जो दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूव्ड होना चाहिए जो भी मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो पता है जो भी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी नहीं है या जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ओन या कंट्रोल नहीं होती है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो यूजुअली एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी ही होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर वैसे ही ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो गया है अगर ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी चॉइस है आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज के पास में कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट ओन कंट्रोल कर रही है तो उसकी ऑडिटिंग जो है वो हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स है वो अप्लाई नहीं होता है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर जो ऑर्डिनरी प्रोविजंस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी एडवाइस पे, कैग की, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी जिस दिन से गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर हुई है उसके 60 दिन के अंदर ही फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि कैग के एडवाइस पे गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आप बुक परचेज करते हो तो, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड भी है, तो कंसर्न गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो जो कि मेंबर है गवर्नमेंट कंपनी की, शैल कॉज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब 3 महीने के अंदर जब आपको प्रिपेयर करनी है ये रिपोर्ट, जब आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो जाए उसके 3 महीने के अंदर में। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। मॉडिफिकेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो हमको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी है वो दोनों हाउसेस से परमिशन लेके, अप्रूवल लेके मॉडिफाई भी कर सकती है कंपनीज एक्ट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ अ यूनिट। तो एक यूनिट के कंट्रोल के बेसिस पे हम देखते हैं दो तरीके की कंपनीज हम देख लेते हैं, एक है होल्डिंग, एक है सब्सिडियरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी होगी? होल्डिंग कंपनी इज इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरीज कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी वो होगी जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सिडियरी मतलब 1 या 1 से ज़्यादा सब्सिडियरी कंपनी है, उसका इंटरेस्ट उन सब्सिडियरी कंपनीज में है, तो वो होल्डिंग कंपनी हो गई। नीचे देखोगे तो होल्डिंग कंपनी हम उसको कहते हैं जिसका 1/2 से ज़्यादा शेयर होता है और वो कंट्रोल कर रहा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सब्सिडियरी कंपनी के, उसी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो कोई भी कंपनी उसी को कहेंगे जो कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगी। सब्सिडियरी कंपनी क्या है? सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, तो ये एनी अदर कंपनी कौन सी हो जाएगी? आपकी होल्डिंग कंपनी। मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी का क्या होगा? अ कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ अनदर इफ कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जो होल्डिंग कंपनी होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही होती है, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, यानी कंट्रोल कर रही है या 1/2 से ज़्यादा टोटल शेयर कैपिटल उसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी के पास हो या फिर 1 या 1 से ज़्यादा सब्सिडियरी कंपनी से मिला के इसके पास 1/2 से ज़्यादा शेयर कैपिटल हो, ठीक है। प्रोवाइडेड सच क्लास और क्लासेज ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज बियॉन्ड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सब आपके काम की चीज़ नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोला गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रिफर्ड टू इन सब क्लॉज 1 or 2 is of another subsidiary of the holding company. The composition of board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some powers exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of directors। यानी कंपोजिशन मतलब कि होल्डिंग कंपनी के पास ही सारी पावर है कि वो उसको रिमूव कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को, और उन्हीं के पास उसकी पावर भी है, ठीक। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है
ठीक है, कि इफ़ कंपनी बी इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ ए एंड कंपनी सी इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ कंपनी बी, देन कंपनी सी इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ कंपनी ए। तो ये बोला गया कि मतलब जैसे ए है, ए के पास 51% कंट्रोल है बी का, और बी के पास 51% कंट्रोल है सी का, तो सी जो है, सी भी ए की सब्सिडियरी कहलाएगी। ठीक है, एक्सेप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ये सब। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे इंडियन कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है। इंडियन कंपनी आप जानते हो, इंडियन जो एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होगी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी जो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया में है, वो इंडियन कंपनी हो जाएगी। हाउएवर ऑल अदर कंपनीज अनलेस दोज आर फॉरेन कंपनीज आर इंडियन कंपनीज। ठीक है, और सारी कंपनीज जो कि फॉरेन कंपनीज नहीं है वो सारी इंडियन कंपनीज ही कहलाएंगी। फॉरेन कंपनी कौन सी हो जाएगी? फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में नहीं है, या जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं आउटसाइड इंडिया, उन्हें हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। तो जैसे फ्रेंचाइजी दे रखी है या कोई भी, तो वो जो है फॉरेन कंपनी हो जाएगी। हाउएवर अ फॉरेन कंपनी इन विच 50% और more of the paid up share capital is held by Indian citizens and or companies incorporated in India shall comply with such other provisions as may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India। मतलब कि कोई फॉरेन कंपनी ऐसी हो सकती है जिसमें 51% से ज़्यादा शेयर जो है, 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स इंडियन सिटीजन्स के हैं, तो उसे भी हम क्या मतलब ऐसा मानेंगे कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर, जैसे कि उसको जब से कंपनी फॉर्म हो रही है 30 दिन के अंदर ही उसको आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट शैल फाइल विद इन 30 days ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसको देना होगा। क्योंकि भाई अगर आप कोई फॉरेन कंपनी खोल रहे हो तो हो सकता है कि आपका पर्पस जो है वो एनिमिटी से भरा हुआ हो सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इससे वो करवाए जाते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, स्टैट्यूज, मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये सारे डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी होते हैं वो होते हैं। ये आप बस अपना आंसर बड़ा करने के लिए लिख सकते हो। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, तो रिटर्न फाइल करने के लिए भी प्रिस्क्राइब टाइम रजिस्ट्रार आपको देता है, आपको फाइल करना होगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल करना होगा। नेम डिस्प्ले करना होगा। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, ऐसे नोटिस जो होता है, सर्विस ऑफ अ नोटिस और डॉक्यूमेंट टू द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली मेड इफ इट इज़ एड्रेस टू एनी पर्सन हुज नेम हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। जैसे रजिस्ट्रार को किसी भी पर्सन के नेम के बारे में पता है, एड्रेस है, तो आपको उसके सर्विस का नोटिस भी उसको प्रोवाइड करना होगा, चाहे वो आप पोस्ट से सेंड करो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, रिक्वायरमेंट एज टू प्रॉस्पेक्टस, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है फॉरेन कंपनी के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो जो भी प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट के जो इंडियन कंपनीज पर अप्लाई होते हैं वो फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई होंगे। वाइंडिंग अप के बारे में भी दिया गया है, मे बी वाउंड अप एज एन अनरजिस्टर्ड कंपनी। जैसे कि दो तरीके की वाइंडिंग अप होता है, रजिस्टर्ड कंपनी का और अनरजिस्टर्ड कंपनी का। तो जो फॉरेन कंपनी का वाइंडिंग अप होगा वो अनरजिस्टर्ड कंपनी के जैसे होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, जिसमें है एक प्रोड्यूसर कंपनी और है आपकी चैरिटेबल कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी में जैसे कि कोई कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रेन, तो उनके बारे में हो सकता है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, उसने ये एडिट किया था एक न्यू टाइप ऑफ कंपनी जिसे हम प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे एक्टिव मेंबर्स मीन्स अ मेंबर हु फुलफिल्स द क्वांटम एंड पीरियड ऑफ पैट्रोनेज ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी। से हो सकता है कि हमें विरासत में मिली हो कोई
चीज़, जैसे किसान है उनके बेटा भी किसान हो गया, तो उस तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव मीन्स एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड एज अंडर सब सेक्शन, ये लिमिटेड रिटर्न मीन्स द मैक्सिमम डिविडेंड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द आर्टिकल्स। मेंबर्स कौन होंगे, मीन्स अ पर्सन और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी एंड हु रिटेन्स द क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएंस एज सच। बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे टर्म्स इसमें डिफाइन किए गए हैं। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है वो यहाँ पे बस दिया हुआ है, इसको लिख देना है, ठीक है। कि एक a producer company means a body corporate having objects or activities specified in section 581B and registered as a producer company under the provisions of Companies Act 1956। सिर्फ ये आपको डेफिनेशन लिखनी है और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये सब आपके काम का नहीं है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद हमको पढ़ना है इल्लीगल एसोसिएशन, ठीक। इल्लीगल एसोसिएशन क्या होता है, देखिए जो भी एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए बनाया गया जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसे हम इल्लीगल एसोसिएशन कहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एसोसिएशन। ये हमें पता चल गया कि एसोसिएशन क्या होता है। तो अगर ब्रॉडली हम देखें, सच एन एसोसिएशन में भी प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब कि आर्ट के प्रमोशन, कल्चर, रिलीजन के प्रमोशन के लिए, जैसे आरएसएस वगैरह है। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम द मिसचीफ ऑफ लार्ज ट्रेडिंग एसोसिएशन हुज मेंबरशिप में भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब बहुत सारे ट्रेडिंग एसोसिएशन ऐसे बन जाते हैं चाहे वो जिस भी पर्पस के लिए, और उनकी मेंबरशिप कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, कभी कोई मेंबर बन गया कभी कोई मेंबर। तो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रोवाइड किया उनके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए भी, कि कोई भी अगर ऐसा एसोसिएशन बनेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 एवरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन prescribed number of person for the purpose of carrying on any business for gain must be registered under the Companies Act 2013 or be formed under some other Indian law, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होना चाहिए या फिर कोई दूसरी इंडियन लॉ चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू भी रजिस्टर हो सकता है। इन केस सच एन एसोसिएशन इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो या फिर इंडियन कंपनीज एक्ट, किसी के भी थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस केस में उसे हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एन इनलीगल एसोसिएशन एट इट हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस, उसकी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। जबकि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर वो कोई बिजनेस कैरी कर रही है और उसके पास प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सनस हैं, उसे हम इलीगल एसोसिएशन नहीं कहेंगे, भले ही वो रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज एक्ट या किसी अनदर लॉ के तहत। सिमिलरली अगर कोई एसोसिएशन या पार्टनरशिप है और वो प्रोफेशनल्स के थ्रू बना है जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होते हैं, ठीक है, उनको भी ऐसा ही माना जाएगा। बट इन केस अगर किसी केस में दो जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ हैं, ठीक है, 2 और मोर जॉइंट हिंदू फैमिलीज फॉर्म अ पार्टनरशिप, जैसे कि एक हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली हो गई और एक और हो गई, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप बना ली, तो शैल नॉट काउंट एज एन वन पर्सन। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि हाँ ये बस पार्टनरशिप है, क्योंकि जो अडल्ट मेंबर्स हैं उनको अलग से काउंट किया जाएगा, ठीक है। द मेंबर्स जो माइनर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इट इज़ बिकॉज अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स पार्टनर्स विल बी काउंटेड एज सेपरेट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो क्योंकि पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो जो पार्टनर्स होंगे उनको सेपरेट मेंबर्स माना जाएगा, ठीक। बोला क्या, हाउएवर द नंबर ऑफ पर्सन दैट मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड 100, यानी 2 जॉइंट हिंदू फैमिलीज मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप करती है तो 100 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। फर्दर सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट विल रेंडर एन एसोसिएशन इलीगल। तो जैसे ही ये 100 से ज़्यादा मेंबर्स वाले पार्टनरशिप बन गए हिंदू फैमिली की, वैसे ही इसको इलीगल एसोसिएशन मान लिया जाएगा, ठीक है। और अगर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो द प्रेस्क्राइब्ड नंबर विल नॉट क्योर द इलीगैलिटी, ठीक है। तो अगर फिर से हम कम कर देते हैं मेंबर्स को, जैसे हो सकता है कि 111 मेंबर्स हो गए, हमने कम करके 99 कर दिए, लेकिन फिर भी इलीगैलिटी नहीं हटा पाएंगे, उसको इलीगल ही माना जाएगा, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा किस किस को हम इलीगल एसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि
यहाँ पे दिया हुआ है कि बिजनेस कर रहे हैं कोई किसी और पर्पस के लिए, तो बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन, यानी इलीगल एसोसिएशन बनाने के रिजल्ट्स या आउटकम क्या हो सकते हैं। तो पहला तो क्या है कि नो लीगल एग्जिस्टेंस, तो कोई भी इलीगल एसोसिएशन उसकी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको एनफोर्स नहीं करा सकता है। एज सच इट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बोला गया। इट कैन नॉट स्यू एनी मेंबर और आउटसाइडर इफ द इलीगैलिटी बिकम एपरेंट, तो अगर आपकी इलीगैलिटी वहाँ पे जाहिर हो जाती है तो आप किसी को ना किसी के ऊपर केस कर सकते हो, ना अपने मेंबर्स के ऊपर ना आउटसाइडर्स के ऊपर। नॉर इट कैन बी स्यूड, ना ही कोई मेंबर इसके ऊपर स्यू कर सकता है ना आउटसाइडर स्यू कर सकता है। फॉर इट डज नॉट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, सीधी बात बोली गई। द आउटसाइडर कैन स्यू द मेंबर्स ऑफ द इलीगल एसोसिएशन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, तो ये एसोसिएशन के ऊपर केस नहीं हो सकता, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर पर्सनली केस किया जा सकता है या फिर कलेक्टिवली सारे मेंबर्स के ऊपर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, नो वाइंडिंग अप। जब इलीगल एसोसिएशन की कोई लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जब वो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं तो उसको वाउंड अप करने का कोई मतलब ही नहीं है। इफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल entertains a petition for its winding up, it would indirectly mean granting recognition to the illegal association, तो अगर उसकी वाइंडिंग अप पिटीशन पे कोई साइन भी कर देता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल, तो इसका मतलब है कि वो इलीगल एसोसिएशन को रिकॉग्निशन दे रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। द ओनली रिलीफ अ मेंबर ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन कैन क्लेम इज टू आस्क फॉर रिफंड ऑफ हिज ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडेड द मनी हैड नॉट ऑलरेडी बीन स्पेंड बाय द इलीगल एसोसिएशन। तो कोई भी मेंबर है अगर वो पागल बन चुका है इलीगल एसोसिएशन का मेंबर बन के, तो वो अपनी मनी वापस मांग सकता है जो उसने ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन दिया था, बशर्ते कि उस इलीगल एसोसिएशन ने आपकी मनी को खर्च ना किया हो। फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन द मेंबर्स कैन गेट द असेट ऑफ इलीगल एसोसिएशन, और अगर रिफंड नहीं होता मतलब स्पेंड कर दिया है तो आप उसकी असेट से उसको रिम्बर्स कर सकते हो। इट शुड बी नोटेड दैट रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द मेंबर्स और इन्फोर्सिंग अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ द असेट्स ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन डज नॉट मीन एनफोर्सिंग एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप उससे रीइंबर्स कर रहे हो अपना अमाउंट तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक किसी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा रहे हो जो कि इलीगल था, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट वुड पुट एन एंड टू द इलीगल एसोसिएशन, जबकि हम इलीगल एसोसिएशन को ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा कंसिक्वेंस क्या होगा, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। Every member of an illegal association will be personally liable for all liabilities incurred in such business। तो जो भी मेंबर है जितनी भी लाइबिलिटी इनकर की गई है सबके लिए पर्सनली लाइबल होगा। किसी भी आउटसाइडर के इंटरेस्ट के लिए उसको पर्सनली अपनी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज एब्सोल्यूट एज इट डज नॉट मैटर वेदर और नॉट द क्रेडिटर हैज़ द नॉलेज ऑफ इलीगैलिटी ऑफ द एसोसिएशन। मतलब क्रेडिटर को पता है या नहीं पता है, वो लाइबिलिटी उसकी बनेगी ही बनेगी। इसके अलावा फोर्थ क्या है, फाइन। एवरी मेंबर ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। तो अगर आपने इलीगल एसोसिएशन बना लिया है तो उसके लिए आपको क्या फाइन भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि इन प्रॉपर यूज़ अगर आप करते हो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का तो उसके लिए भी आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। तो इफ़ एनी पर्सन और पर्सन्स ट्रेड और कैरी ऑन बिजनेस अंडर एनी नेम ऑफ which the word limited or the word private limited is or are the last words, that person or each of these persons shall, unless duly incorporated as public or private company as the case may be punishable with the fine which shall not be less than ₹500 but may extend to ₹2000। ठीक है कि 500 से कम नहीं, मतलब 500 से लेके 2000 तक का आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है अगर आप आपका चाहे कोई भी बिजनेस हो उसके आगे आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाते हो, ठीक है। और हर एक दिन के लिए जितने दिन आप यूज़ करते हो, मान लेते हैं आपने 1 हफ्ते के लिए यूज़ किया और 2000 रुपये फ़ाइन लगा तो 14,000 रुपीज़ आपको एज अ फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसको 2 पार्ट में हमने कवर किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ है, जैसे हम कह सकते हैं काइंड ऑफ कंपनीज़। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक यू।